जी। तो पहला प्रश्न दीदी ये कि ये जो सृजन की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? देखिए, सृजन की कहिए या लेखन की प्रेरणा, लेखन की कहिए, हाँ ठीक बात है, दोनों एक ही चीज है। हाँ नहीं, वो है वो किसी विशेष समय पर, विशेष क्षण पर और किसी विशेष व्यक्ति से नहीं मिला करती, बल्कि वो एक ऐसी प्रक्रिया होती है कि हम बचपन से अपने चारों तरफ ऐसा वातावरण देखते हैं, या हमें इस तरह की कुछ घटनाएं, कुछ इस तरह के विचार, कुछ व्यक्ति मिलते हैं जिनसे लेकर हमारे अंदर उस तरह की प्रतिक्रिया या विचार उत्पन्न होते हैं। तो बस हम धीरे धीरे अपने आप अनायास अंदर से एक प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है, हम लेखन शुरू करते हैं। लेकिन इसके लिए आवश्यक दो चीजें होती हैं। एक तो व्यक्ति में अंदर एक लेखन प्रतिभा, एक रचनात्मक प्रतिभा होनी चाहिए, और उसके बाद उसके चारों तरफ का वातावरण, कुछ लोग, कुछ घटनाएं ऐसी हो जो उसे लिखने के लिए प्रेरित करें। तो मेरा भी ऐसा ही रहा। बचपन में मेरे माता पिता, मेरे चारों तरफ का परिवार, वातावरण काफी सांस्कृतिक और कलात्मक रुचि वाला था, और हिंदी, अंग्रेजी प्रेरणा मिलती गई। और मेरे पिताजी, मैंने कई बार अपने साक्षात्कारों में कहा है कि मेरे पिताजी भी शौकिया शायरी करते थे, अपने मित्रों को सुनाते थे, और मेरी बड़ी बहन वीरबाला वर्मा, तो घर में एक वातावरण था। लेखक कभी नहीं कोई आसपास था, लेकिन एक वातावरण था। उसी बीच से अनायास मेरे अंदर भी ये लिखने की प्रेरणा पैदा हुई। बहुत सुंदर जी। दूसरा प्रश्न है कि आपकी पहली रचना क्या थी और कब प्रकाशित हुई थी? देखिए, प्रकाशित रचना तो पहली जीजी कहानी थी, जो कि सारिका में प्रकाशित हुई। सारिका को वो 1972 अक्टूबर का महिला लेखन अंक था, और उसके संपादक कमलेश्वर जी थे। तो उसी अंक में मेरी पहली कहानी प्रकाशित हुई। लेकिन मैं ये बता दूं कि लिखती मैं बहुत बचपन से रही हूँ, और किशोर वय की मेरी रचनाएं उत्तर भारत के बहुत ही सम्मानित समाचार पत्र आज में बराबर प्रकाशित होती रहती थी। आज तो शायद बनारस का ही अखबार था, फिर बाद में कानपुर आया। नहीं, बाद में वाराणसी हुआ। अच्छा जी। तो अगला प्रश्न दीदी है कि साहित्य की किस किस विधा में आपने काम किया है, और किस विधा में आपकी रुचि सर्वाधिक रही? और देखिए, ये तो आप लोग मुझसे ज्यादा जानते हैं। मैं स्वयं बता रही हूँ कि मैंने शुरुआत, बिल्कुल प्रारंभ तो लेखन का दूसरे रचनाकारों की तरह कविता से ही किया, और आज में मेरी किशोर वय की कविताएं प्रकाशित होती रही। उसके बाद धीरे धीरे कहानियां भी आज में, पहले बाल संसद में बच्चों के स्तंभ में, और उसके बाद वयस्क पृष्ठों पर मेरी कहानियां और कविताएं भी प्रकाशित होती रही। लेकिन क्रमशः मैं धीरे धीरे सिर्फ कहानियां ही मैंने लिखी, और बाद में उपन्यास और संस्मरण, और साथ ही साथ हास्य व्यंग्य। तो इन 3-4 विधाओं में मैंने प्रमुख रूप से लेखन किया। ये जो आप बता रही हैं बाल वय की या किशोर अवस्था के रचनाएं आपकी हैं, तो इनका कोई संकलन प्रकाशित हुआ है? जी नहीं, उनको मैंने बहुत पहले ही खारिज कर दिया, क्योंकि आपको एक महत्वपूर्ण बात ये बताऊं कि मैं किशोर वय में लिखती थी, उसके बाद बड़ी हुई, एमए किया, फिर पीएचडी के लिए मैंने अपना नामांकन करवाया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, और उसी समय चूंकि मेरा विवाह हो गया, और विवाह संयुक्त कुटुंब में हुआ, बहुत ही उदार कुटुंब में, और वो इतना उदार कुटुंब था कि उन्होंने मेरी माँ से, क्योंकि मेरे पिता बचपन में ही नहीं रहे थे, तो उन्होंने मेरी माँ से कोई भी दहेज या की राशि लेना अस्वीकार कर दिया था। और उनका कहना था कि अगर आप कुछ देंगी भी तो मैं नहीं लूंगा, हम लोग नहीं लेंगे। ये बहुत बड़ी मिसाल थी समाज को देखते हुए, मध्यवर्गीय समाज को देखते हुए। तो मेरे मन में उस परिवार के प्रति, उन लोगों के प्रति इतना ज्यादा सम्मान भाव था जिन्होंने मेरी माँ को इतना आदर दिया,
और दहेज नहीं लिया, तो मैंने पूरी तरह से अपने आप को उस परिवार के प्रति समर्पित किया। तो शोध कार्य पूरा होने के बाद फिर जब मैं विवाह और उसमें संयुक्त कुटुंब में रही ससुराल की, उन दिनों लगभग 5-6 वर्षों तक मेरा लेखन पूरी तरह रुका रहा। मुझे लिखने की मनाही नहीं थी। मैंने चूंकि शोध कार्य भी करना था 3-4 वर्षों तक, उसी में मेरे 3 बच्चे हुए, तो वो अपने आप लेखन एक तरफ हटता गया और मैंने उसकी तरफ कोई ध्यान भी नहीं दिया, क्योंकि मेरा लेखन कभी भी महत्वाकांक्षाओं से प्रेरित नहीं था, वो आंतरिक प्रेरणा से प्रेरित था। तो इस तरह मैं लेखन बिल्कुल भूल चुकी थी और अपने नई गृहस्थी पति के साथ, फिर पति मेरे मर्चेंट नेवी में थे, तो पति ने वो मर्चेंट नेवी का जो था उसकी सर्विस को छोड़ दी और उन्होंने शोर जॉब कहते हैं, किनारे की नौकरी, ग्लैक्सो लैबोरेटरीज मल्टीनेशनल बहुराष्ट्रीय कंपनी में ले ली। जब वहां मैं अपने पति और बच्चों के साथ रहने आई, तब मैंने लेखन धीरे धीरे फिर से शुरू किया और वहीं से मैंने मेरी पहली कहानी जीजी, जिसका उल्लेख मैंने पहले प्रश्न में किया है, पहली ही कहानी जीजी लिखी और वो सारिका की, जो उस समय की शीर्ष कहानी की पत्रिका थी, उसके कथाकार अंत में आई। अच्छा, व्यंग को आप एक अलग विधा मानती हैं या आपके विचार से व्यंग सारी विधाओं के साथ जुड़ा हुआ है? आप क्या विचार हैं? देखिए, आज से लगभग 30-35-40 वर्ष पहले से, जब से ये एक तरह की डिबेट चली आ रही है कि व्यंग्य विधा है या शैली, और उसपे लोग तरह तरह की ये इस पर चलती रही है बातचीत, मैं प्रारंभ से ही बहुत स्पष्ट थी कि व्यंग्य विधा है। मैंने व्यंग्य को विधा इसलिए माना क्योंकि हमारे व्यंग्य के वरिष्ठ पूर्वजों ने शरद जोशी, हरिशंकर परसाई, श्रीलाल शुक्ल और रविन्द्रनाथ त्यागी, और मैं उसमें केपी सक्सेना को भी शामिल करती हूँ, उन्होंने जो जिस तरह समृद्ध किया व्यंग्य को, तो व्यंग्य एक विधा के रूप में ही उभरा। क्योंकि आप देख लीजिए कि व्यंग्य कितना एक समृद्ध विधा के रूप में आज इतना लोकप्रिय हो चुका। जी जी, ये लोगों का विचार है कि व्यंग्य की उत्पत्ति वेस्ट में सटायर से हुई, तो आप क्या कहेंगे इस विषय में? देखिए, व्यंग्य ये सटायर है, हिंदी में भी उसको, हिंदी में हम व्यंग्य कहते हैं, बिल्कुल सच बात है, लेकिन ये उत्पत्ति पश्चिम में हुई, उसे लेकर हमारी देख करके हमारा व्यंग्य प्रभावित था, ऐसा मैं नहीं मानती हूँ। हमारे यहाँ भी व्यंग्य था, उसका नामकरण नहीं हुआ था जी। हमारे यहाँ पर व्यंग्य था, लेकिन हास्य के अंदर सम्मिलित था, क्योंकि हास्य हमारे यहाँ नवरसों में माना गया है। तो हास्य था हमारे नाटक, जितने भी संस्कृत नाटक में, उसमें विदूषक हुआ करते थे, तो वो जो हास्य करते थे विदूषक, तो वो सिर्फ हास्य नहीं हुआ करता था, उसके अंदर समाज की, राजा की या लोगों की, उसको लेके बड़ा बारीक व्यंग्य भी बीच बीच में हुआ करता था। तो क्रमशः वो विकसित हुआ और हमारी पिछली शताब्दी के मध्य में ये हमारे कुछ वरिष्ठ व्यंग्यकारों ने उसे, उसके पहले भी आप देख लीजिए, हमारे बहुत से व्यंग्यकार, प्रताप नारायण मिश्र रहे हैं, बालकृष्ण भट्ट रहे हैं, उन्होंने थोड़ी थोड़ी रही हैं, बहुत सी रचनाएं मुझे इस समय स्मरण नहीं आ रही है, लोगों ने लिखा। और आप देखिए हमारी कहानियां उस समय की, प्रेमचंद जी के बड़े भाई साहब लीजिए, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की मुगलों ने सल्तनत बख्शती लीजिए, या अकबरी लोटा लीजिए, इस तरह की बहुत ही अच्छी हास्य व्यंग्यपूर्ण कहानियां लिखी गई और उन्हीं में से धीरे धीरे हम व्यंग्य पर केंद्रित होते चले गए। मैं इस मामले में एक छोटी सी आउटकम ऑफ रिसर्च जिसे कहते हैं, आपको शायद ज्ञात हो कि हम एक हिंदी व्यंग्य कोश, विश्व कोश के तौर पर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात। हमने ये देखा दीदी कि व्यंग्य तो सबसे पहले जो मुझे जाते जाते मिला वो क्षेमेंद्र के साहित्य में मिला, जो 930 ईस्वी पूर्व का है। तो मुझे लगा ये सटायर से उत्पत्ति तो हो नहीं सकती, हमारे
तो 1000 साल पहले की परंपरा है व्यंग की। बहुत अच्छी बात कही आप जी। अगला प्रश्न, आपने कविता और कहानी में चुनाव कैसे किया? देखिए, हम कविता कहानी चुनने वाले कौन होते हैं? हमें कहानी या कविता स्वयं हमें चुनती है, क्योंकि हम चुन करके, साहित्य सोच करके, योजना बनाकर हम रचनाकार बनते ही नहीं है। हम तो अनायास लेखक होते चले जाते हैं। मैंने कभी नहीं चाहा था कि मैं लेखिका बनूं, या ऐसा कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी। तो बचपन में कविता सूझी अनायास अंदर से, तो कविता लिखती चली गई। उसके बाद कहानियां, लगा कि कहानियां भी लिख पा रही हूँ, तो कहानियां लिखती चली गई। तो विधा कलम हमारी स्वयं चुनती है कि किस विधा में वो अधिक सहज है। और मुझे लगा कि मेरे अंदर कविता के लिए बहुत गहरी संवेदनात्मक क्षमता, गहरी संवेदन और रचनात्मक, आपकी कहानियों में वो दिग्दर्शित है। हाँ, तो वो मेरी कहानियों में कविता झलकती है, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन कविता मेरे लिए, मुझे लगा कि उतनी अच्छी कविताएं मैं नहीं लिखती हूँ जितनी सहजता से कहानी लिख पाती। अच्छा, आपका जो रचना संसार है बड़ा व्यापक है, तो क्या कुछ महत्वपूर्ण कृतियों का उल्लेख करेंगे? देखिए, मैं ऐसे संस्कारों में पली बड़ी हूँ कि हमें हमेशा अपने मुंह मुनियापन करनी, भांति हंसने के बाद क्यों बननी। मैंने आज तक कभी अपनी किसी रचना, किसी कहानी, किसी कविता को श्रेष्ठ, अच्छा प्रमाणित करने की कोशिश नहीं की। ये आप लोगों का काम है। हाँ, ये अवश्य है कि मेरे पाठकों ने जिन कहानियों को बहुत सराहा, समझा, वो मेरी बहुत सी कहानियां ऐसी हैं, जैसे प्रारंभ से चलूं तो गौरा गुणवंती, जो लोग कहते हैं कि 43 वर्षों का सफर करने के बाद भी आज भी यात्रा उसकी चल रही है दीदी, आगे भी चलती रहेगी, लोग कहते हैं। और ये जो पहली कहानी छपी थी जीजी, वो तो थी ही। फिर एक इंद्रधनुष जुबेदा के नाम, मेरी एक निर्वासित कहानी मेरी बहुत चर्चित हुई थी, अभी तक वो सिलेबस में, पाठ्यक्रमों में आती है, जिसमें पहली बार ये कथ्य आया था कि बड़े हो गए, कमर्शियल हो गए बेटे अपने माता पिता को, दोनों को अलग अलग अपनी जरूरतों के हिसाब से अलग रखने का निर्णय लेते हैं, यूज करते हैं। इस कहानी का नाम पहले मैंने क्रौंच वध बल्कि रखा था जी, क्योंकि वो जरा भी माता पिता के अंदर की भावना न समझकर उनको उस आयु में अलग अलग करने की सोचते हैं। ये कथ्य बाद में बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुआ। इस पर 3-3, 4-4 फिल्में आई, बाद में बागबान फिल्म भी आई। और जब पहली फिल्म अवतार आई थी, तभी लोगों ने मुझसे कहा था कि आपकी कहानी के ऊपर देखिए फिल्म बन रही है, लोगों ने आपका कथ्य लिया है। और मैंने उस बात को बिल्कुल हंसी में उड़ाया था कि मैं बिल्कुल नई अदना सी लेखिका, और इतने बड़े बड़े फिल्म वाले वो मेरी कहानी क्यों लेंगे। तो ऐसी कोई बात मैं नहीं मानती हूँ, सिर्फ ये बता रही हूँ ये कथ्य बहुत लोकप्रिय हुआ और अभी तक इसी कथ्य को लेकर कहानियां लिखी जा रही हैं। और इसके बाद मेरी एक और बहुत ही चर्चित कहानी उस समय हुई, और ये सारी कहानियां तुरंत टेलीविजन शुरू हुआ तो उस पर भी आई। वो कहानी थी रेस, जो धर्मयुग में प्रकाशित हुई थी, लंबी कहानी रेस, जो उस समय की कारपोरेट कल्चर, तो लोगों का कहना था कि एक महिला कथाकार ने समय से काफी पहले इस कारपोरेट कल्चर और समाज में बढ़ती हुई गलत महत्वाकांक्षा, एक दूसरे को रौंद कर आगे बढ़ने की प्रतिस्पर्धा को दिखाया है, और बहुत सफलतापूर्वक दिखाया है। तो ये लोगों का, पाठकों का कहना है। और मैं तो अपने घर में और बच्चों में रहती थी व्यस्त, मुझे बाहरी क्रिया प्रतिक्रियाओं की बहुत कम जानकारी होती थी। इसके बाद मेरा पहला ये उपन्यास मेरे संधि पत्र, वो धर्मयुग में धारावाहिक प्रकाशित हुआ, जबकि मैं सिर्फ, मुझे लिखते हुए 2.5-3 वर्ष हुए थे। उसे भी पाठकों ने बहुत सराहा, सराखों पर लिया, और अभी तक उस उपन्यास को सराहा जा रहा है। और यहाँ तक कि पाखी पत्रिका ने अभी 1.5-2 वर्ष पहले उसे कालजयी कृति के रूप में घोषित किया और उसका पुनर्पाठ प्रस्तुत किया था। इसके बाद मेरी दूसरी, जो लोगों ने पसंद की, उपन्यास यामिनी कथा, एक पतली सी उपन्यासिका है मेरी, अग्निपंखी, जो मुश्किल से 70-75
प्रश्नों की है, उसे 84 की के श्रेष्ठ उपन्यासों में, उपन्यासिकाओं में लिया गया। और फिर बिल्कुल अभी इतने वर्षों बाद मैं तारतम्य से नहीं लिखती, अपने मन से लिखती हूँ, बिल्कुल लंबा अंतराल हो या कम अंतराल हो, इसकी मुझे उतनी चिंता नहीं होती। तो अभी अभी मेरा राजकमल प्रकाशन से, अभी नहीं, अब तो 1.5-2 वर्ष हो रहे हैं, वृहत उपन्यास आया है, कौन देश को वासी, रेणु की डायरी, जो मैंने प्रवासी भारतीयों की मानसिकता और उनके संघर्ष को लेकर लिखा है। बहुत अच्छी है, हमारे वाले संकलन में भी ये कहानियां शामिल हैं जी। और इसके अतिरिक्त एक और भी है, मैंने जब मैं अमेरिका में गई थी तो मैंने और कहीं अपना कोई कार्यक्रम नहीं रखा, मैं सिर्फ अपने बेटे के घर में रही, और वहां मैं, मेरी पोती 4.5 वर्ष की थी, उस 4.5 वर्ष की पोती के साथ जो मेरी कश्मकश रही, जो मेरी भिड़ंत रही, और वो इतनी ज्यादा दिलचस्प रही, तो उसे लेकर के मैं अपनी डायरी लिखती चली गई थी। और उस डायरी को एक तरह से मैंने मेरी एक पुस्तक आई है, और वो बहुत ज्यादा पाठकों ने पसंद की। वो पुस्तक है अलविदा अन्ना। उस नन्ही बच्ची का नाम अनिंदिता अन्ना है, और उससे अपनी बातचीत भी मेरी, और मेरे बाकी जो प्रवास के संस्मरण हैं वो भी उसमें आई है। तो मेरे प्रवास संस्मरणों की जो पुस्तक है वो भी लोगों ने पसंद की। एक मैंने बच्चों के लिए लिखा जगला निपटारक दफ्तर, वो बाल हास्य उपन्यास है। और इसके अतिरिक्त हास्य व्यंग्य, मैंने कहानी के साथ साथ ही हास्य व्यंग्य लिखना भी प्रारंभ किया था, जबकि लोग ये समझते हैं कि मैंने कहानी लेखन के बहुत बाद व्यंग्य लिखना प्रारंभ किया। ये सच नहीं है। सच ये है कि कहानियों के समानांतर ही मैं व्यंग्य लेखन भी करती रही, जो कि प्रमुखतः धर्मयुग के बैठे ठाले स्तंभ में प्रकाशित होते रहे। अगला प्रश्न है कि आप अपनी रचनाओं की विषय वस्तु कैसे चुनते हैं? मैं अपनी रचनाओं की विषय वस्तु के विषय में सोचती भी नहीं, सुनने की तो बात ही, सुनने की तो बात ही दूर है। और अनायास वो कथा वस्तु कथ्य मेरे अंदर बैठते जाते हैं। एक तरह से मेरी कहानियां, मैंने कई बार कहा है कि मेरे अंदर बरसों बरस रहती हैं, मुझे मथती हैं, मुझे बहुत डिस्टर्ब करती हैं। जब और कोई उपाय नहीं रह जाता शांति और सुकून पाने का, तभी मैं कहानियां लिखती हूँ, जब बहुत डिस्टर्ब होती हूँ। तो इस तरह कहानियों ने मुझे चुना, व्यंग्य ने मुझे चुना, मैंने कहानी और व्यंग्य को नहीं चुना। वाह। तो आपके जो पात्र होते हैं वो आप वास्तविक जीवन से जुड़े होते हैं या काल्पनिक होते हैं, और उनमें से कौन सा प्रिय पात्र आपको याद रहता है? या देखिए, मेरे लेखन के मुझे लगता है सभी रचनाकारों के अधिकांशतः पात्र वास्तविक ही होते हैं जी। लेकिन हमारी रचनात्मक वृत्ति जो है वो उससे संवलित होकर वो हमारी रचना में उतरते हैं। जी जी। तो प्रायः ऐसा होता है कि एक ही पात्र कई कई रूपों में हमारी कहानियों, उपन्यासों में, हमारी रचनाओं में आपको मिलेगा, वेश बदल बदल करके, थोड़े थोड़े परिवर्तन के साथ। ये हम सचेष्ट सप्रयास जानबूझकर नहीं करते, ये अनायास होता चला जाता है। तो इसलिए हमारे पात्र वास्तविक भी है और उनमें कल्पना का मिश्रण भी होता है। हमारी अपनी कल्पना उन्हें एक अलग अलग रचनाओं में, अलग अलग रूपों में प्रस्तुत करती है, और ये प्रक्रिया बड़ी अनिवार्य होती है, स्वतः होती जाती है। हम प्रयत्न पूर्वक उसको बनाते गढ़ते नहीं। जी, थैंक यू। तो कोई आपके उपन्यासों में या कहानियों में आपका सबसे प्रिय पात्र कौन सा आपको याद आता है? ये भी कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब पूरी तरह डूब जाते हैं किसी पात्र में, किसी कहानी में, तभी हम लिखने बैठते हैं जी। उस समय ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है संजीव जी, मैं आपको बताऊं, उस समय हम अपनी ही बनाई उस कहानी या उपन्यास की दुनिया में डूब जाते हैं। हम एक दुनिया रचते हैं अपनी कहानी और कृतियों की रचनाओं की।
तो ये कहना बड़ा मुश्किल है। उस समय वही हमारे लिए सबसे प्रिय पात्र होता है, बल्कि हम उसके अंदर बैठते हैं, उसके सारे दुख सुख संघर्षों को महसूस करते हैं, उसकी लड़ाई हम लड़ते हैं। रचनाकार अपने पात्रों की लड़ाई लड़ता है। तो इस तरह से आप देखें तो अभी तो मेरी सबसे नई कृति जो उपन्यास आया है मेरा, कौन देश को वासी वेणु की डायरी, तो उसका जो प्रमुख पात्र युवा भारतीय है, जो उसका नाम है पूरा तो वेणु माधव शुक्ला, और उसको वो वेणु नाम से उसमें है, तो वो मेरे बहुत निकट है। और लोग कहते हैं कि सिर्फ वेणु की डायरी नहीं है, ये एक समानांतर उसकी माँ की भी डायरी है। तो मैं वेणु में भी उतनी ही वेणु भी जितनी की माँ में समाहित हूँ। और उसके पहले आप कह सकते हैं कि मेरे संधि पत्र की शिवा को कह सकते हैं, गौरा गुणवंती की गौरा को कह सकते हैं। इसी तरह एक मेरी कहानी है अनाम लम्हों के नाम, मेरी लंबी कहानी, उसमें जो स्त्री होती है उसे भी मैंने बहुत डूब कर रचा है, क्योंकि मेरा ये विश्वास है, मेरा संबंधों में बहुत ज्यादा विश्वास है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण हमारे रिश्ते, हमारे संबंध होते हैं। यही हमें मानवीय बनाए रखते हैं और यही हमारे पूरे जीवन के लिए एक पाथेय का काम करते हैं। ठीक बात। तो ऐसे पात्रों को लेकर जो और दूसरा मेरे लेखन का प्रमुख स्वर है प्रेम। और इस प्रेम की संकल्पना बहुत विराट है, संकीर्ण अर्थों में नहीं है। तो और ये दूसरे संबंध रिश्ते जो होते हैं वो जितने परिभाषित होते हैं, माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, उतने ही अपरिभाषित संबंध भी होते हैं जिन्हें हम कोई नाम नहीं दे सकते, लेकिन वो बड़े ही निकट होते हैं, हमारे बहुत अपने होते हैं। तो ऐसे संबंधों को लेकर मैंने कहानी लिखी है अनाम लम्हों के नाम। और भी कुछ कहानियां हैं जो किस समय न किन्नी न है, जो टीवी में भी आ चुकी है, वो मंजू सिंह की एक कहानी में। तो ये सारी कहानियों के पास जब हमारे बहुत अपने हो जाते हैं तभी वो कागजों पर उतरते हैं। तो इस प्रकार से आपकी रचना की प्रक्रिया को कौन कौन से मूल तत्व प्रभावित करते हैं? एक तो जैसे बताया वातावरण। देखिए, वातावरण चारों तरफ जो होता है, लोग कभी किसी का एक शब्द मात्र, कभी किसी की एक मुख मुद्रा मात्र की वो कितना लाचार दिखाई पड़ रहा है कोई व्यक्ति, वो किस तरह किस अवश्य लाचारियों में होकर कोई बात बोल रहा है। तो ये बहुत सारी घटनाएं और विचार ऐसे हैं जो धीरे धीरे हमारे अंदर समाहित होते चले जाते हैं। और रचना प्रक्रिया तो एक बड़ी अलग तरह की चीज होती है, उसे बताना बहुत मुश्किल है कि जब कोई विचार या संवेदना हमें बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करती है तब हम लिखने बैठते हैं, और लिखते समय फिर जब तक वो विचार और संवेदना का आवेग चलता है तब तक मैं लिखती हूँ, और उसके बाद जहां किसी कारण उसमें अवरोध आया तो मैं उसे तुरंत वहीं पर विराम दे देती हूँ, रोक देती हूँ। फिर कभी वैसा ही मन विचार बनने पर उस रचना को लेकर बैठती हूँ, और पूरी होने के बाद भी उस रचना को बंद करके रख देती हूँ। बहुत 8-10 दिनों बाद उस रचना को फिर उठाती हूँ और तटस्थ दृष्टि से, एक तटस्थ पाठक की दृष्टि से देखती हूँ, पढ़ने की कोशिश करती हूँ। तो बहुत सी आवेगी चीजें, अति भावुक चीजें उसमें से कटती चली जाती हैं और वो एक संतुलित रचना के रूप में हमारे सामने रह जाती। ठीक बात है। अच्छा, सामाजिक परिवेश में और उनमें जो परिवर्तन हो रहे हैं, जैसे आजकल पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं ना कि धड़ाधड़ राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक क्षेत्रों में जो परिवेश में परिवर्तन हो रहे हैं, तो उनका कहीं आप प्रभाव अपनी रचनाओं पर पाते हैं? देखिए, उसका प्रभाव तो हमारी रचनाओं में अनिवार्य रूप से पड़ेगा, क्योंकि जो समाज में जो बदलाव आ रहे हैं, समय में जो परिवर्तन आ रहे हैं, उससे हम प्रभावित होते हैं। तो रचनाकार भी मूलतः एक सामाजिक प्राणी होता है। जीवन में बाहर और भीतर जो कुछ आ रहा है, बाहर परिवर्तन, उससे वो प्रभावित होता है, और प्रभावित होता है
तो वो उसकी रचना को अवश्य प्रभावित करती है, क्योंकि रचना मूलतः एक प्रतिरोध होती है जी, रचनाकार की प्रतिक्रिया होती प्रतिक्रिया। है। तो अपने समय से ली हुई जो प्रेरणा होती है, समय से जिस रूप में वो प्रभावित होता है, वो उसकी रचना में अनिवार्य रूप से आता ही आता है, हर लेखक की रचना में। जी, थैंक यू। अब मैं आपसे पुनः फिर एक बार प्रश्न पूछने जा रहा हूँ कि आप अपनी कौन सी रचना को सर्वश्रेष्ठ मानेंगे? वेणु की डायरी? यानी अब तो ये लगभग प्रमाणित ही हो चुका है, वेणु की डायरी। और लोग बहुत बहुत ही विशिष्ट तरह की बड़ी अच्छी सराहना मुझे मिली है, लोगों ने सराखों पे रखा है, और उसको लिखने में भी मुझे पूरे 10 वर्ष लग गए हैं। तो लोग कहते हैं कि आपने कैसे इतने लंबे वर्षों तक इस एक विचार, एक संवेदना को लेकर आप चलती रही, तो कैसे आपने चूंकि 3 पीढ़ियों की ये कहानी दिखाई है, युवा वेणु की कहानी है, उसके माता पिता की कहानी है, और युवा वेणु के अमेरिका में हुए बच्चों की कहानी है। और लोगों का सबसे ज्यादा कहना ये है कि आपने तीनों पीढ़ियों के साथ न्याय किया है। आप किसी पीढ़ी के साथ नहीं हुई है, आपने किसी पीढ़ी का पक्ष नहीं लिया है, और आपने उसको खोलकर पाठकों के सामने रख दिया है। साथ ही आपने पूर्वी और पश्चिमी संस्कृतियों को, समाज को, संबंधों को, परिवार को बिल्कुल खोलकर सामने रख दिया है। तो इस दृष्टि से आप कह सकते हैं कैनवास बड़ा व्यापक है उसका। जी, कैनवास बड़ा विशाल और व्यापक है। ये इसके कई कारण हैं, और वो बड़ी महत्वपूर्ण कारण है। जैसे सबसे पहले तो यही है कि सिर्फ लेखकों को आप दोष नहीं दे सकते, बहुत अच्छा लिखा जा रहा है आजकल। जो हमारे युवा लेखक हैं, वो उन्होंने इस समय, इस बहुत ही जो यंत्र समय है, तेज रफ्तार समय है, उसको बड़ी अंदर महसूस करके वो लिख रहे हैं, और उनकी जटिलताओं को और बड़ी ही सफलता से उजागर कर रहे हैं। लेकिन मुश्किल ये है कि हर समय में, हर युग में अच्छा भी लिखा जाता रहा है, सामान्य भी लिखा जाता रहा है, और बहुत ही अति सामान्य स्तर का भी लिखा जाता रहा है। आज के समय में सबसे बड़ी कठिनाई ये है कि बहुत अच्छे को हम ऊपर नहीं ला पा रहे। ऊपर वो रचनाएं, वो कृतियां आ रही हैं जिन्हें कि ऊपर लाया जा रहा है। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज ये मैं आपको बता दूं, लोग भूल जाते हैं कि हमारे हिंदी में कभी पाठक उस तरह का रहा ही नहीं, जिस तरह की बंगाली भाषा में, या असमिया में, या मराठी में, या दक्षिणी भाषाओं में। हमारे अंदर, हम मानना पड़ेगा, जो अपनी कमियां कमजोरियां हैं उसको हमें स्वीकारना होगा कि हमारे अंदर पढ़ने की वो नहीं थी, पढ़ने की वो प्रवृत्ति, उस तरह का जुनून, उस तरह का प्यार नहीं था जो इन भाषा भाषियों के अंदर है। तो इसलिए हमारे पास कभी इतनी ज्यादा पुस्तकें, पत्रिकाएं छपी नहीं, और जो कुछ थी भी उसे भी ये जो आप कहते हैं ना, दूरदर्शन या दूसरी चीजों ने प्रभावित अवश्य किया, क्योंकि तो लोगों के लिए मनोरंजन की दृष्टि से कहिए कुछ और साधन मिल गए, तो पाठक जो थे वो दर्शक बन गए। और पाठकों का वर्ग भी, वो बहुत से पाठकों, पूरा एक देखिए, पाठकों के भी कई वर्ग होते हैं। एक पाठक वर्ग वो है जो कि मात्र मनोरंजन चाहता है। एक पाठक वो होते हैं कि जिनकी संतुष्टि, लेकिन साहित्य तो देखिए कभी खत्म होने वाला नहीं है। साहित्य तो एक हमारी अनवरत, एक हमारे अंदर की एक प्रक्रिया, कला और साहित्य, ये कभी संसार से जा नहीं सकते। साहित्य और कला जब से मनुष्य रहा है, मनुष्य के साथ साथ कला और साहित्य का प्रवाह चला है। हाँ, किस रूप में साहित्य रह जाता है, ये एक, जैसे आज ही मुझसे कोई कल विविध भारती पर मेरा कोई इंटरव्यू आया था, उसकी आज फिर से पुनरावृत्ति हुई, तो कह रही थी कि दीदी अब आजकल लोग पढ़ नहीं रहे हैं हिंदी, तो कम से कम वो सुन रहे हैं। तो आप ये देखिए कि साहित्य सुना जा रहा है। तो साहित्य आगे कौन कौन से, अभी पहले देखिए पुस्तकें थी, अब हमारे सामने किंडल और कितने अलग फॉर्म विधाएं आ गए हैं। लेकिन साहित्य हमारे चाहने और न चाहने से नहीं ये समाप्त होने वाला है। साहित्य तो जब तक मनुष्य रहेगा, साहित्य और कलाएं भी रहेंगी। ठीक बात। आप क्या लगता है प्रवासी हिंदी साहित्य की समृद्धि
जैसे प्रयास किए जा रहे हैं वैसे बढ़ती जा रही है और लोगों की रुचि भी बढ़ती जा रही है। ये देखिए, समृद्धि अलग चीज है, लोकप्रियता अलग चीज है। तो ये प्रवासी साहित्य में ये मानती हूँ कि अपने प्रारंभ में वो अधिकांशतः सिर्फ अपनी स्मृतियों को लेकर चलते थे लेखन साहित्यकार, क्योंकि वो भारत से गए हुए होते थे और उनके अंदर प्रमुख रूप से अपनी धरती, अपने अपने लोगों का विछोह उनके लिए जो होता था उनको ही वो अधिकतर अभिव्यक्त करते थे। लेकिन धीरे 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 प्रवासी साहित्य इस दृष्टि से बहुत समृद्ध हो रहा है, क्योंकि प्रवासी रचनाकार आजकल बहुत अच्छी रचनाएं कृतियां दे रहे हैं। वो वहां के वो हमारे सामने पश्चिमी समाज को खोल कर रख रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो रहा है कि हम वो एक तरह से हम उनके हिंदी के माध्यम से, प्रवासी रचनाकारों के माध्यम से हमारे सामने एक वैश्विक परिदृश्य खुल रहा है, जो कि वहां रहने वाला ही हमें बता सकता है। यहाँ से जाकर देखने वाला नहीं, वहां रहकर उसको महसूस करने वाला ही बता सकता है। ये बहुत बड़ा योगदान प्रवासी साहित्यकार दे रहे हैं। अच्छा, एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछूं, लेखन कार्य के अलावा आपकी अन्य अभिरुचियां क्या हैं? नहीं, मेरी बहुत सारी रुचियां हैं, बल्कि उन रुचियों की वजह से मुझे लिखने का समय निकालना मेरे लिए कठिन होता है। मेरे पास सबसे ज्यादा मुझे पढ़ने में रुचि है, और अब लगता है कि पहले इतना समय क्यों नहीं मिला, इतना पढ़ने को क्यों नहीं मिला। और मैं सब कुछ पढ़ती हूँ, कहानी, कविता, नाटक नहीं पढ़ पाती हूँ। कहानी, कविता, संस्मरण, आत्मकथा, उपन्यास, सब कुछ पढ़ने में मेरी रुचि रहती है। और उसके अतिरिक्त मुझे संगीत में बहुत रुचि है, वो सुगम संगीत हो और शास्त्रीय संगीत हो, लेकिन भारतीय संगीत, ये मैं मानती हूँ। मुझे पश्चिमी संगीत का उतना ज्ञान नहीं है, और फिल्मी संगीत बहुत कम, जो रागों पर आधारित होते हैं, और मेरी बहुत प्रिय, जैसे कि उमराव जान का संगीत। सही कह रही हैं। तो इस तरह के फिल्मी संगीत और सुगम संगीत, लोक संगीत, ये सब मेरे बहुत प्रिय। और उसके अतिरिक्त मुझे और कुछ नहीं तो फूल लगाना बहुत अच्छा लगता है। मैं जो भी फूल, 2, 4, 5, इतने ही नहीं, मैं जो पूजा करती हूँ, वो पूजा के बचे हुए फूल दूसरे दिन उनको भी मैं थोड़ा पानी छिड़क के ठीक करके, जब पूजा की चौकी से हटाती हूँ, तो उन्हें मैं थोड़े से पानी में रख करके सजा के दरवाजे पर रख देती हूँ। तो मुझे कुछ भी करने में, नाटक सुनने में, करने में, अच्छे नाटक देखने में, तो मेरी रुचियां अपरंपार हैं, बहुत है। थैंक यू। अच्छा, उदीयमान लेखकों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, बस वो लिखें और अपने मन का लिखें। किसी की प्रेरणा, प्रोत्साहन तो अलग चीज है, वो तो बहुत आवश्यक है, लेकिन ये साहित्य का बाजार क्या मांग रहा है और क्या चीजें आजकल खप रही हैं, किन चीजों की मांग है, और क्या लिखने से मैं जल्दी से जल्दी चर्चित हो जाऊंगा, ये सारी बातें एक तरफ अलग रख करके उनकी अपनी आंतरिक प्रेरणा से लिखें, और अपने अंदर खूब सारा धैर्य रखें और अपने लिए लिखें। ठीक बात। क्योंकि जब आप अपने लिए डूब कर लिखेंगे, तो वो कृति अपना अधैर्य आजकल बहुत प्रमुख हो गया है। पाठक भी जल्दबाजी में है, लेखक भी जल्दबाजी में है, इसीलिए बहुत ज्यादा मन को छूने वाली चीजें न लेखक लिख पा रहा है, न पाठक उसमें डूब पा रहा है। अंत में जानना चाहूंगा आपके विचार की हिंदी साहित्य के पाठकों को की संख्या में विकास के लिए क्या क्या किया जा सकता है आपके नजर में? देखिए, ये कोई अलग से हाँ, इस प्रयास में ये आपका जो ये सोशल मीडिया है, ये बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमसे आजकल जो कहानियां पढ़वाई जाती हैं या इसमें और जो हो रहा है, ये बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंच रही हैं और बहुत से पाठक सुन रहे हैं। तो इसमें ये सोशल मीडिया बहुत ज्यादा सहायक। बस हम इतना ध्यान रखें कि सोशल मीडिया पर भी हम क्या दे रहे हैं, पाठकों की रुचि किधर जा रही है, पाठक क्या चाहता है। और हमें सबसे बड़ी दायित्व हमारा ये, सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी ये है और दायित्व ये है कि हम पाठक की रुचि का तो दें,
लेकिन पाठक की रुचि का संवर्धन भी करते रहे, समर्थन भी करते हैं, पाठक की रुचि का परिष्कार करना भी लेखक रचनाकार का एक दायित्व बनता है। प्रकाशकों के लिए आपके विचार में, मेरे जैसे लोगों के लिए आपका क्या सुझाव? नहीं, उसका मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है। सिर्फ मैं ये जानती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि प्रकाशक, हाँ जी हाँ, मुझे ध्यान आ गया, प्रकाशक जो हमारे दूसरी भाषाओं असमिया बंगाली के लोग बताते हैं कि प्रकाशक लेखक का, रचनाकार का कितना सम्मान करते हैं। हिंदी में मैं नहीं जानती कि रचनाकार ने स्वयं अपना सम्मान खोया है या क्यों खोया है, लेकिन प्रकाशक भी लेखक का सम्मान करें तो बहुत बिल्कुल ठीक बात है। और कोई चीज या कुछ सुझाव आपके मन में आते हैं? शायद नहीं, मैंने बहुत कह दिया। आप, मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं कह पाई और मैं आपको संतुष्ट कर पाई। मैं असल में अस्वस्थ हूँ और मैंने जल्दी से आपके सामने आखिरी सवाल मेरा जो है वो ये कि अनुदित साहित्य के बारे में आप क्या सोचती हैं? कैसे इस विभिन्न भाषाओं के साहित्य को हिंदी में समाहित किया जा सकता है, या हिंदी के साहित्य को अन्य भाषाओं में समाहित किया जाना चाहिए? वो तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है और मैं उन अनुवादकों को बहुत श्रेय देती हूँ इस बात का कि वो हमारे देश के अन्य सभी प्रदेशों के साहित्य हमें पढ़ने को मिलता है। अनुवाद के माध्यम से ही हम अपने पूरे देश को जान पाते हैं, क्योंकि हम मूलतः एक हैं, सभी भारत के नागरिक, लेकिन तो भी ये मानते हैं कि हर थोड़ी दूर पर हर प्रांत में उसकी अलग अलग भाषा होती है, उसकी अलग संस्कृति होती है, और उस भाषा के लेखकों को जानना, उनके रचनाकारों को, वहाँ की संस्कृति, वहाँ का लोक समाज, वहाँ की जानना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस दृष्टि से अनुवाद के काम को बहुत ही ज्यादा प्रश्रय और प्रोत्साहन मिलना चाहिए। जी जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, आपने इतना कीमती समय दिया तबीयत ठीक न होने के बावजूद। जी कोई बात नहीं, धन्यवाद जी, धन्यवाद। और हमें इंतजार है आपके अगली पुस्तक का, उसके लिए मैं बात करूंगा आपसे। नमस्कार जी, नमस्कार।